लेट्स फाइंड आउट इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे. यू हैव टू इवैल्यूएट दिस. और 1 आया आंसर. 1 आ रहा है इसका आंसर. हाँ. लेट्स सी इसको कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे सारस मेथड से. एक और बार हम क्या करते हैं, पीछे की एक दो रो को एक्सटेंड कर देते हैं. इसको एक्सटेंड कर दो, क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम. 0 हो जाएगा पहला, दूसरा क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा. नेक्स्ट माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा. ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, जो नीचे जाने वाला पार्ट है सारा का सारा. फिर अब ऊपर आने वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है ना. नीचे इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना. तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा. अब फिर ऊपर अगर हम जाते हैं तो ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर ये वाले में क्या आएगा 0 और ये वाले में क्या आएगा 0. तो आंसर इज 0. यस, योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0. ठीक है, ये आंसर इज 0. नोट कर लेंगे इसको, ये आंसर इज 0. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको कैसे करेंगे चलिए. इसके बाद ट्राई टू दिस क्वेश्चन. बिल्कुल मेरा आंसर 0 आ रहा है. बहुत सही बताया आपने, वेरी गुड. इसका आंसर क्या रहा है, अगर 6 आ रहा है. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 6 आ रहा है, प्लस माइनस 6 आ रहा है. ठीक है ना, तो आपका आंसर बी आ जाएगा प्लस माइनस 6. बिल्कुल सही बताया आपने. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले थे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. ये टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. अब डिटर्मिनेंट्स की हम प्रॉपर्टीज क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर पाए जल्दी से. ठीक है ना, इसको पढ़ने के पीछे ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ हम नया करेंगे. हम डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे एक्सपैंड करते हैं वैसे ही करेंगे. लेकिन मैंने आपको एक नोट लिखवाई थी, हमेशा हम एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं, उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं जिसमें ज्यादा जीरोस होते हैं. तो हमारा टास्क रहेगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ट्राई टू मेक एज मैनी जीरोस एज पॉसिबल, एज मैनी जीरोस इन अ रो और अ कॉलम. तो एक रो या कॉलम में जितने ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जीरो बना पाऊँ, वो जीरो बनाने की मैं कोशिश करूंगा. ठीक है, आई विल बी ट्राइंग टू मेक एज मैनी जीरोस एज पॉसिबल सो दैट इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम्स इजी फॉर मी. यस. तो अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. नाउ दिस इज वेरी मच ट्रिवियल टू अंडरस्टैंड. कैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मेरे पास अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. ठीक है ना. अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर में, और अब अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा कॉलम 1 के अगेंस्ट और इसका करूंगा रो 1 के अगेंस्ट, तो क्या डिफरेंस आएगा क्या, कोई नहीं. देखो ए इंटू वाई आर माइनस जेड क्यू, और इधर क्या होगा ए टाइम्स वाई आर माइनस जेड क्यू. इफ यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ. यहाँ पे जो एक्सपेंशन रो के अलॉन्ग किया और यहाँ पे अगर कॉलम के अलॉन्ग किया तो तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फोटो बन रही है. सो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड, row and columns if you interchange all the rows to columns means you take the transpose of a matrix. मतलब मैट्रिक्स का जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज जैसे आप लेते हो वैसे ही डिटर्मिनेंट अगर आप
उसी जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो ये डेल्टा है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही रहेगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज इफ यू कन्वर्ट ऑल द रोज टू कॉलम्स। तो फर्स्ट ये आपको याद रखना है। सर ऐसा जरूरी है कि मतलब जिस रो के अलोंग हम डिटर्मिनेंट खोल रहे हैं, फिर ट्रांसपोज लेके वो कॉलम के ही अगेंस्ट डिटर्मिनेंट खोलना है तो इक्वल आएगा? मेरे भाई आप 6 तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हो, कोई भी 6 तरीके से करोगे डिटर्मिनेंट वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पहले का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं रो के अलोंग और दूसरे का कॉलम के अलोंग, तो टर्म्स ही सेम दिख रही हैं आपको, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? ठीक है, आप डिटर्मिनेंट को किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका प्रूफ मैंने आपको दिया, कैसे मैं इसको समझ पाया। ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग रो in one case and taking a transpose and then taking the expansion along a column is exactly the same figure, same photo बन रही है सारी की सारी, तो बनेगा तो सेम ही ना। ठीक है, तो रो के अगेंस्ट करो, कॉलम के अगेंस्ट करो, किसी के भी करो, लेकिन हमने दिखा दिया कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब किसी के भी अलोंग करूंगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से छोटी छोटी और भी प्रॉपर्टीज हमने डिराइव की, क्या की, डिटर्मिनेंट ए का निकालो या ए ट्रांसपोज का निकालो, सेम रहेगा। नेक्स्ट, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो या बी ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ये भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, अब इसको हम समझेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, उसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी पहले हम देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, ए बी का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, मतलब डिटर्मिनेंट को हम हमेशा ब्रेक करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और सिमिलरली बी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें निकालनी है, दैट विल बी सेम एज इंडिविजुअल टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द मैट्रिसेस। यस, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, के ए का डिटर्मिनेंट, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट विल बी के रेज टू एन इंटू ए। मतलब ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है ना, कभी मान लो मैट्रिक्स है तो उसमें हमने क्या किया, ये ए बी सी था, डी ई एफ था, जी एच आई था। ठीक है ना, मैंने क्या करा, मैंने मैट्रिक्स के अंदर किसी अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो के ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सेम इन्हीं कोएफिशिएंट्स के सबके आगे के लग जाएगा। नाउ यू विल अप्रिशिएट, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं तो ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकलेगा, और अगर के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं तो उसमें क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट पूरा ऐसे हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, तो फर्स्ट के ए, इसको एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं, देखो के ए के ई माइनस के आई, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है और के इनके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज नथिंग बट के ए, ये दिख रहा है के ई के आई, तो के ई इंटू के आई माइनस के एफ इंटू के एच। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ डिग्री 2 और एक डिग्री यहाँ पे, तो के क्यूब एक्चुअली बन रहा है। अगर के ए का डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूँ तो अंदर के क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो अगर किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर निकालना है तो कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ एवरी रो, कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ एवरी रो और कॉलम। मतलब मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर के साथ तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिख लें। multiplication of a scalar in a determinant is multiplied to a row और अ कॉलम। मतलब अगर किसी कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिटर्मिनेंट के साथ तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्यों होता है वो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि ए का डिटर्मिनेंट समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे भी देखेंगे इसको नोट की तरह। इस प्रॉपर्टी को अभी तुम मार्क कर लो, इसको आगे देख, ठीक है ना, इसको तुम सर्कल कर लो। आगे मैं जब नोट प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा आपको तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर है, ट्रांसपोज और उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। ए और बी का डिटर्मिनेंट बी ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है।
ठीक है, ये 3 पॉइंट तो क्लियर है ना. फोर्थ आई एक्सप्लेन अगेन. फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ही हो जाएगा. इज वेरी ट्रिवियल. डायगोनल है a1 a2 a3, बाकी सब क्या होंगे, नल होंगे. जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात, डिटर्मिनेंट बात करता हूँ, डायगोनल डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू क्या होगा, a1 a2 a3 तो होगा. ठीक है ना. तो अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है. ठीक है, इसको नोट कर लो. फोर्थ वाला पॉइंट में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आगे प्रॉपर्टी में ही है. चलें आगे. लेट्स टेक प्रॉपर्टी 2. क्या लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस. मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं. ठीक है ना, डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3. ठीक है ना. तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मान लो डेल्टा है. तो अगर मैं एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है ना, इधर अ रो और अ कॉलम, तो मैंने क्या करा, रो वन को रो टू के साथ इंटरचेंज कर दिया. इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, रो वन इंटरचेंज टू रो टू. तो क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 a1 a2 a3 और ये हो जाएगा c1 c2 c3. तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा के बराबर. तो जब आप एक रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे, ठीक है ना, सिर्फ एक रो या कॉलम को, ठीक है, रो को किसी और रो के साथ, कॉलम को किसी और कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस डेल्टा हो जाएगा. ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इसको आप याद रखेंगे, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं. सर एक मिनट. सेकंड लिखना है. लिख लो लिख लो. क्लास रखते हैं फिर चलें आगे. हाँ सर. देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कर देगी. मतलब अगर ये a1 a2 a3 है और एक और रो मान लेते हैं a1 a2 a3 ही बन गई, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा. ऐसा हमने क्यों बोला, उसके पीछे रीजन है. मान लो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है. अब मैं क्या करता हूँ, रो वन को रो टू के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ. तो रो वन रो टू से एक्सचेंज करेंगे तो वापस से वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अभी हमने पढ़ा कि अगर एक रो या कॉलम आप इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो नेगेटिव होना चाहिए, बट ये तो सेम फोटो बन गई. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये माइनस डेल्टा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हमारा रूल बोलता है अगर आप रो को इंटरचेंज करते हो तो डेल्टा माइनस डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा जो है वो माइनस डेल्टा के बराबर है. क्यों, दोनों सेम है. तो टू डेल्टा जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से पता चला कि डेल्टा जीरो हो जाएगा. डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू. ठीक है ना, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू. इज इट क्लियर. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा. सेम अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगी तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा. ओके, सर एक मिनट लिखना बाकी है. लिख लो.
सर डन। नेक्स्ट देख लेते हैं ना। इफ ईच एलिमेंट, यही प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बोला, अभी आप छोड़ दो उसको, मैं फिर प्रॉपर्टी 4 में बताऊंगा इसको। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब अगर मैं किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो डिटर्मिनेंट है मेरे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मान लो डेल्टा है। तो अगर मैं किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है ना, के साथ, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, के डेल्टा हो जाएगा। अगर मैंने इसी जगह पर सेकेंड रो को भी कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब हम क्या बता रहे हैं, मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते थे मैट्रिक्स के साथ तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं एक और के से मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, लेट्स डू इट बाय वन मोर के, तो ये के क्यूब बन जाएगा आप, के क्यूब टाइम्स डेल्टा, ठीक है ना, क्योंकि 3 रोज में मल्टीप्लाइड है बोलो या 3 कॉलम्स में मल्टीप्लाइड है, इसीलिए के क्यूब आ जाएगा, के 3 बार। इज इट क्लियर? यस सर यस बेटा। सर अगर K1 K2 K3 KB3 और KC3 हो तो फिर नहीं निकलेगा ना कॉमन। मान लो अगर आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो एक चीज हम फिक्स कर देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 को हम डेल्टा मानेंगे। तो अगर आपके यहाँ पे KA1 है, KA2 है, KA3 है, फिर बोल रहे हो B1 B2 B3 मान लो और K टाइम्स C1 C2 और C3 मान लो, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? नहीं सर, सर हाँ बेटा बताओ। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ KB3 और KC3 होता तो ये वाला K होता और ये नहीं होता, ऐसा? हाँ ये हाँ तो आप कहीं से भी कॉमन निकाल लो, या तो इधर से एक K निकलेगा या तो इधर से एक निकलेगा, इधर 1 K विल कम आउट। तो आप क्या कर सकते हो, ये बना दोगे K टाइम्स A1 A2 A3 B1 B2 KB3 और C1 C2 KC3, ये आपके पास बन जाएगा। और ये डेल्टा से कोई भी तरीके से रिलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट सर मतलब 2 बार ऐसे नहीं ले सकते ना, वो K और नहीं K कर नहीं नहीं नहीं, के स्क्वायर होना चाहिए। उस केसेस में ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ पे A1 A2 A3 है, एक सेकंड, मान लो ऐसा लिखा है कुछ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहाँ पे के है, यहाँ के स्क्वायर है और के है, तो फिर 2 के निकलेंगे, एक इधर से निकलेगा एक इधर से निकलेगा, तो के स्क्वायर डेल्टा बोल सकते हैं इसको, हाँ सर ठीक है ना। आगे सर। इसको लिख लेंगे सर आप, मतलब एक टाइम पे लेना है ना? हाँ एक ही लेना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इससे हम एक और चीज, एक और नोट लिख देते हैं यहाँ पे। क्या नोट लिख देते हैं, देखो इसी के नीचे नोट चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। इफ वन रो इज अ मल्टीपल ऑफ अदर रो, वन रो और कॉलम, जो चीज बोल रहा हूँ दोनों के लिए, इफ वन रो और कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ अदर रो और कॉलम, डेल्टा इज 0। मतलब अगर एक रो में आपके पास लिखा हुआ है कुछ 2 4 8 और दूसरे में लिखा है 8 64 5 1 2 और यहाँ पे कुछ भी लिखा है ABC, तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। कैसे इसका वैल्यू 0 होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो, नहीं एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं, मान लो ऐसा लिखा है 2 4 8 और इधर लिखा है 8 और 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 32 और यहाँ पे कुछ ABC लिखा है, ठीक है ना। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0। हम एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं, एक रो अगर दूसरे के कुछ मल्टीपल में, तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये क्या लिखा गया है 2 इंटू 4, ये क्या लिखा गया है 4 इंटू 4, ये क्या लिखा गया है 8 इंटू 4। तो क्या सब में से हम 4 4 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन आउट?
ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 248 ABC। अब 248 ABC का डिटरमिनेंट तो 0 हो गया, तो 4 इंटू एनीथिंग, 4 इंटू 0 विल बी 0। इज इट क्लियर? तो हम ये एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक रो दूसरे रो के मल्टीपल में लिखी गई है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0। If a row is written as a multiple of some other row, then determinant value will be 0. Yes बेटा। तो सब में कॉमन होना चाहिए तभी बाहर निकलेगा ना। हाँ, सब में कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल मतलब क्या है, उसका कुछ मल्टीपल, जैसे a है तो 2a है, b है तो 2b है, c है तो 2c है, ठीक है ना। एक रो है वो दूसरे रो की मल्टीपल है, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू आपको 0 दे देगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, चलो। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में हम एक्चुअली एडिशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स में एडिशन क्या करते थे हम, हर एक एलिमेंट को दूसरे के साथ ऐड करते थे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दूसरी एक जो रो बचेगी या एक जो कॉलम बचेगी उसको हम ऐड करेंगे एलिमेंट्स के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल उल्टा समझो आप, सीधा नहीं उल्टा। देखो ये 2 डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो इनका एडिशन तभी ही पॉसिबल है जब 2 रो कांस्टेंट हो। तो ये देखो B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 2 कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है। तो 2 रो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, एक रो या कॉलम ही ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 लैम्डा 3। तो इनका जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 लैम्डा 3, और नीचे वाला B1 B2 B3 C1 C2 C3 कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली आप इजीली निकाल सकते हो। जब आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 टाइम्स, देखो मैं एक का ही बता रहा हूँ, आप सबके लिए कर सकते हो, A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट अभी मैं लिख रहा हूँ, कैसे ये बना, इसके बराबर कैसे बना मैं वो बता रहा हूँ। लैम्डा टाइम्स B2 C3 माइनस C2 B3। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं B2 C3 माइनस B3 C2, तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा एलिमेंट B2 C3 माइनस B3 C2, और बचेगा क्या, A1 प्लस लैम्डा 1। तो ये बन जाएगा इनटू ब्रैकेट A1 प्लस लैम्डा 1। अब अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो A1 प्लस लैम्डा 1 ये हट जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट होने चाहिए, और थर्ड रो जो है दोनों की म्यूचुअली ऐड होगी, या थर्ड कॉलम दोनों की म्यूचुअली ऐड होगी, उसी को हम डिटर्मिनेंट का एडिशन बोलते हैं। इसको भी नोट कर लेंगे आप, प्रॉपर्टी 5 को। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल। जो डिटर्मिनेंट होगा और उसका जो ट्रांसपोज होगा उन दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल होगी। सेकंड, अगर 2 रो कांस्टेंट हो जाती है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। थर्ड, अगर थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा एक और चीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाली जो मैंने नहीं लिखवाई है लेकिन दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड, कि अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। डू वी नीड टू राइट दैट? वो तो एक्सपांशन से हम देख सकते हैं, उसी रो के अलोंग एक्सपांशन कर देंगे तो सारा 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एनीथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0 इंटू एनीथिंग, ठीक है। तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमने और एक देखी थी, अगर सारी रोज कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती है तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर एक रो दूसरे रो से इंटरचेंज होती है तो डेल्टा माइनस डेल्टा में हो जाएगा। फिर ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 रोज आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट 0। नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन हम डिटरमिनेंट में करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से वो जाके मल्टीप्लाई होगा पूरी की पूरी। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम करते हैं तो 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट होनी चाहिए और जो थर्ड रो है वो जाके एडिशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इन जनरल हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू से इन जनरल, कि अगर हम समेशन करना चाहते हैं r इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो 2 रोज कांस्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ समेशन इसमें अप्लाई होगा, तो समेशन इसमें अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये सारे एलिमेंट्स ब्रेक होंगे जब ये डिटरमिनेंट खुलेगा ना, ठीक है ना। जब ये डिटरमिनेंट खुलेगा, देखो पहले ये डिटरमिनेंट क्या था, ये डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट, ठीक है ना, फिर समेशन बाहर दिया हुआ है।
इसका मतलब क्या है, ये दो रो जो कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट है, मतलब क्या करूंगा मैं, समेशन इन पे अप्लाई कर सकता हूँ सीधा सीधा, वही ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। सर 1 मिनट नोट करना बाकी है। कर लो बेटा। चलें आगे। लास्ट लाइन ये लिख लो। ठीक है, अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चले। यस सर। फॉर एग्जाम्पल एक हमने लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, कैसे ये सब चीज़ें यूज़ होती है। देखो अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है दो रोज कांस्टेंट है, रो 1 और रो 3, तो रो 2 के अलोंग इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेक कैसे होगा, ए बी सी एक में आ जाएगा। अब ब्रेक करना मेरे हाथ में, ठीक है ना, मैं एक को चाहूँ तो ए दे दूँ, एक को चाहूँ 2x दे दूँ, दूसरे को भी 2x दे दूँ, तो ऐसा लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, माई टास्क इज टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए बी सी एक को दे दिया, 2x 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 दूसरे को दे दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैच है, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ये 2y और 2z होना चाहिए, दिस शुड बी 2y, दिस शुड बी 2z। ठीक है ना, हाँ अब इसको अंडरस्टैंड कर सकते। तो हमने क्या करा, 2x 2y और 2z वो दूसरे डिटर्मिनेंट को दे दिया, और ए बी सी पहले डिटर्मिनेंट को दे दिया, ये वाला और ये वाला। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये दो रोज आइडेंटिकल हो गई, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन निकाला बाहर जा सकता है, फिर एक्स वाई जेड हो गई, तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया, तो 0 + 0 मेरे पास 0 आ गया। तो विदाउट इवैल्यूएटिंग, आप चाहो तो इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, यू कैन इवैल्यूएट इट फॉर श्योर। अगर आप इसको इवैल्यूएट करते हो तो भी आपको डिटर्मिनेंट 0 ही मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या करा, डायरेक्टली निकाल लिया 0 विदाउट इवैल्यूएटिंग। क्लियर, तो ये हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, चलें आगे। प्रॉपर्टी 6, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी 6? इफ वी ऐड इन रो एनी मल्टीपल ऑफ अदर रो द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो ये रो के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं सेम कॉलम में भी कर सकते हो, जहां जहां रो लिखा है वहां स्लैश कॉलम लिख दो आप। तो आप चाहो तो किसी रो को, किसी भी रो को, रो आई को आप रो आई प्लस के रो जे के बराबर लिख सकते हो। मतलब मैं चाहूँ तो रो 1 को लिख सकता हूँ रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2, या -1 टाइम्स रो 3। ठीक है ना, तो किसी और रो का मल्टीपल गिवन रो के अंदर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना। करने क्या वाले हैं, पहले वो आपने समझ लिया है। हम क्या करने वाले हैं, किसी भी गिवन रो में, किसी भी गिवन रो में R2 है मान लो, तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी और रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी भी रो में किसी भी और रो का मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, रो 2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया रो 2 + 3 रो 1। तो रो 2 को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते आप। रो 2 में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको रो 2 के अंदर किसी और रो का मल्टीपल करना है, वही रो को आप कुछ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट राइट इट रो 2 एज 2 टाइम्स रो 2 + रो 1, ये मैं नहीं लिख सकता।
उस रो को R2 एज इट इज ही रखना है और कोई और मल्टीपल उसके अंदर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी और रो का। आई थिंक आई एम क्लियर। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम क्या कर रहे हैं वो पता चल गया आपको, है ना? किसी भी गिवन रो में किसी भी और रो का मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो मान लो हमने क्या किया, रो 2 के अंदर रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, रो 2 के अंदर रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, रो 2 क्या बन गई मेरी, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, रो 1 रो 2 रो 3 लिखा है मान लो, ठीक है ना? या इनको कॉलम भी बोल सकते हो, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पूरे एक रो को एक साथ, ठीक है? तो मैंने क्या करा, थोड़ी खाली जगह ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मान लो कॉलम 1 है मेरी, कॉलम 2 ये कॉलम 3, ये पूरी कॉलम लिखी हुई है। फिर मैंने क्या किया, कॉलम 2 को लिख दिया कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1। मैंने क्या कर दिया, कॉलम 2 को लिखा कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1। मतलब अभी जो ये डिटर्मिनेंट था ये पूरा पूरा कैसे चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 तो एज इट इज ही रहेगा इसके अंदर, दिस विल बी कॉलम 1। कॉलम 2 क्या हो गया, कॉलम 2 प्लस 3 कॉलम 1 हो गई और ये कॉलम 3 हो गई, ठीक है? हर एक एलिमेंट के अंदर 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया गया कॉलम 1 वाला। तो अब अगर आप डिटर्मिनेंट में एडिशन समझे हो तो उसमें क्या लिखा है, एक कॉलम और थर्ड कॉलम कांस्टेंट है तो इसको C2 लिख सकता हूं मैं, प्लस फिर से फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 3C1 हो जाएगा। नाउ यू विल अप्रिशिएट, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा था तो यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी दिस, पहली कॉलम और दूसरी कॉलम इक्वल हो गई ना, C1 C1 है, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर हाउ व्हाई कैन आई डू दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सिमिलरली अगर मैं रो में लिखता हूँ, मान लो ये रो 1 लिखा है, ये रो 2 लिखा है, ये रो 3 लिखा है, इनके अंदर मैं क्या करता हूँ, रो 1 को लिखता हूँ रो 1 माइनस रो 2। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, रो 1 माइनस रो 2 लिखा गया, रो 2 और रो 3। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड इट, लेट मी राइट इट डाउन। ये बन जाएगा रो 1 रो 2 रो 3, हमारी दो रोज कांस्टेंट है और एक रो को हमने सम और डिफरेंस में ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ रो 2 एंड रो 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, दो रो सेम हो गई और ये डेल्टा की तरह ही रिप्रेजेंट होगा जो पहले था। देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर लें आप। किसी भी एक रो को किसी भी दूसरे रो के मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो गिवन रो में डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये बहुत अच्छे से इधर एक्सप्लेन करा हुआ ही है ऑलरेडी, ठीक है? ith रो को लिख सकते हैं ith रो प्लस k टाइम्स jth रो। ith रो के अंदर अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ith रो को एज इट इज ही रखेंगे, जो चेंजेस करना है ith रो के अंदर वो किसी और रो के मल्टीपल में करना है, ठीक है ना? किसी और रो के मल्टीपल में। इज इट क्लियर? सर एक मिनट लिखना बाकी। लिख लो, क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख लो आप। 6 की 6 प्रॉपर्टी एक बार सारी रिवाइज करके आना, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कम, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करते हैं। और एक चीज़, मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे प्रॉपर्टी 1 लगानी पड़ी, फिर प्रॉपर्टी 2, फिर प्रॉपर्टी 3, फिर कभी प्रॉपर्टी 6 लगानी पड़ी, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन। Okay, now when I हाँ use multiple properties, I can use row and column properties also together. मतलब अगर मैंने फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी रो की लगाई तो सेकंड स्टेप में मैं कॉलम की लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे जितने भी स्टेप्स हैं सब में रो का ही लगाना है। I can use both simultaneously. ठीक है, have a break of 2-3 minutes, then we'll rejoin at the required time. जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपका टाइम है 7:20 को सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसी के ऊपर अब क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है?